नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया के एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसे एशियन सिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। पटना का बड़ा अस्पताल है और आपको खबर है कि ये कोरोना का जो दूसरा लहर है, इसमें सभी अस्पताल वाले परेशान हैं क्योंकि बेड कम है, ऑक्सीजन की भी समस्या है, फिर भी ट्रीटमेंट तो करना है और जो मरीज आ रहे हैं उन्हें छोड़ कैसे दें। तो मैं एशियन सिटी हॉस्पिटल आज आया क्यों? तो देखिए, 2 दिनों पहले एक ऐसा वास्ता पड़ा कि मेरे एक बहुत करीब से जानने वाले कोविड पेशेंट हो गए। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आपको पता है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है। खैर, मैंने कोशिश करी कई अस्पतालों में। तब एशियन सिटी हॉस्पिटल में जब मैंने फ़ोन किया तो इनके जनरल मैनेजर हैं राजीव रंजन जी, अभी हम मुखातिब भी होंगे, आपका पहले स्वागत है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, समस्या तो है लेकिन भेजिए, हम देखते हैं। मैंने कहा कि देखिए, स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो आज 2 दिनों के बाद जिन्हें मैंने भेजा था वे सलामत हैं और लगता है कि 1-2 दिनों के बाद उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो मैं इन्हें थैंक यू भी कहने आया था। सबसे पहले तो थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। राजीव रंजन जी, एशियन सिटी हॉस्पिटल देश के कई शहरों में भी है और लगता है बहुत दिन नहीं हुए, 2020 में ही पटना में स्टार्ट हुआ था। 2020 में हम लोगों ने जी 9 दिसंबर को हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया था। जी 2020 में, अच्छा। उस वक्त 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 2020 जी। को। तो आपकी एक्सपर्टी तो मूल रूप से कार्डियोलॉजी में या फिर यूरोलॉजी में या जनरल सर्जरी में रही और अचानक से ये कोविड से आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कितना तैयार थे, कैसे तैयार किया इतने जल्दी में अपने आप को आपने? एक तरह से इसको आप क्राइसिस मैनेजमेंट कह सकते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह का जो स्थिति रहा उसके हिसाब से खुद को एडाप्ट किया सिचुएशन को। हमारे पास पल्मोलॉजिस्ट जो थे वो डॉक्टर अमिताभ बंका हैं, दिल्ली मैक्स में काम करते थे। संयोग से वो अभी आज आ गए थे, हमारे यहाँ ज्वाइन किए। उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा पेशेंट्स को लेने में। हमारे पास इंटरनल मेडिसिन के भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकेश हैं वो भी, और डॉक्टर मनोज, ये लोगों की भी टीम रात दिन काम कर रही है, क्रिटिकल केयर की टीम भी। प्रॉब्लम्स उस वक्त तक तो नहीं, स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि कोरोना के इलाज में सबसे बड़ा जो मेजर रोल आता है अभी ऑक्सीजन का और दवाओं का, वो उसकी कुछ कमी होगी। थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन फिर ठीक ठाक प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला और रात दिन एक कर करके हम लोगों ने किसी तरह से उसको भी कोशिश करी, उस पर भी ठीक करने की। अभी के समय में बेड की तो कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास अगर जितनी बेड हैं उसके हिसाब से 5 गुना से 6 गुना ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत अभी भी है। जो लोग के फ़ोन आ रहे हैं डेली, दिन भर में कम से कम 200-300 लोगों का फ़ोन खुद आते हैं, लोग कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग कर सकते हैं कहीं भी, चाहे वो आईसीयू की मैनेजमेंट हो या फिर वार्ड में रख के मैनेजमेंट हो, सारी कोशिशें कर रहे हैं। अब इसके बाद भी जो छूट रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा अंदर से तो लगता है, बट कोशिश कर रहे हैं और देखिए आगे। लगता है राजीव जी कई रातों से आप सोए नहीं हैं। मुझे एक खबर यह भी मिली थी जी कि अभी 4-5 दिनों पहले की बात थी कि रात को 2 बजे के करीब ऐसा लगा कि एशियन सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म, वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनकी सांसें रुक जाएगी। लेकिन फिर पता नहीं कैसे आप लोगों ने व्यवस्था करी कि ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और कहा जाता है कि बस 5 मिनट का फासला था वेंटिलेटर पर जो लोग थे और क्रिटिकल केयर यूनिट में थे कि 5 मिनट की देरी हो जाती ऑक्सीजन आने में तो सब कुछ खत्म था। कैसे याद कीजिए उस पल को, इस चुनौती को आप कैसे निपटे? मेरे लाइफ का वर्स्ट नाइटमेयर बोल सकते हैं वो रात था। आज तक वैसा कभी भी सिचुएशन कभी आया नहीं और ना कभी भगवान करे किसी के साथ भी आए कि हमारे हाथ में हमारे पास पेशेंट हैं, वेंट पे हैं, और अगर महामारी से मरते हैं कोई बात नहीं है कि ठीक है, महामारी है, बीमारी है, भगवान है, लेकिन अगर एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन या दवा, उससे अगर कुछ होता है तो वो बहुत ही वो खलने वाली बात होती है। तो ऐसा हुआ था उस दिन रात में, रात के 2:30 बजे के करीब ये हुआ था। लाइन लगे हुए थे हमारी सिलेंडर वहाँ पे लेने के लिए, हमारी गाड़ी थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहाँ पे लाइन वहाँ पे था। खैर हम लोगों ने उस चीज़ पर करके कोशिश की, रात में 3 बजे से हर जगह फ़ोन करना, ये करना,
करके उसको कोशिश किया गया। प्रशासन ने भी, डीएम साहब, डीडीसी साहब, सब लोगों को से बात हुई, उन लोगों ने भी दिया कि हाँ हम लोग करेंगे आपका, उन लोगों ने भी हेल्प करी। 5 मिनट का जो फासला था वो सही था। गाड़ी हमारी उसकी आते आते हॉस्पिटल में 5 मिनट ही का था। लगा कि पता नहीं क्या होगा, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर जा कर के हम लोग एकाएक एकदम 5 मिनट के पास गाड़ी आई, सिलेंडर लगा और भगवान का शुक्र है कि सारे लोगों की जान बची। खबर तो ये थी राजीव जी कि आप वेंटिलेटर देने को तैयार थे, ऑक्सीजन यदि नहीं आता है तो पारस को और या जो भी दूसरे हॉस्पिटल थे, तो ये भी नौबत आ गई थी। जी, मैंने ये भी एक प्लान बी करके भी एक चीज़ ये भी सोचा कि अगर मान लीजिए हमारे पास नहीं आ पाता है तो एटलीस्ट कम से कम जिस जगह पे ऑक्सीजन की किल्लत जिसके पास नहीं है, जिनके पास 2-4 घंटे का बैकअप भी है, वहाँ हम पेशेंट अगर शिफ्ट कर दें, जैसे पारस के पास एलएमओ का सुविधा है और भी, तो वहाँ है कि बेड वहाँ भी नहीं थे, वेंट्स नहीं थे, तो हम लोगों ने ये भी ऑफ़र किया था कि आपको हम अपने वेंट ले करके ही अपने साथ हम भेजते हैं वहाँ पे केवल मैनेजमेंट करने के लिए। तो उनके तरफ से भी कोई नकारात्मक नहीं आया। हाँ, लेकिन चैलेंजेज उनके पास भी थे, वहाँ भी प्रॉब्लम था, बट फिर हो गया। फिर उसका भगवान का दुआ था। अच्छा ये बताइए राजीव जी, यदि आप पेशेंट अभी ले रहे हैं कोविड के और वो आपके पास आते हैं तो सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और ट्रीटमेंट प्लान कैसे, प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसे स्टार्ट करते हैं? अभी कोई भी पेशेंट आ रहे हैं उनको सबसे पहले हम लोग उनका यहाँ एंटीजन जो होता है, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो चेक होता है। फिर जो इमरजेंसी में जो टीम है हमारी, सीएमओ जो डॉक्टर हैं, वो ये देखते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल का क्या स्थिति है, वो वार्ड के लायक हैं या आईसीयू के लायक हैं, कहाँ मैनेजमेंट हो सकता है, उस हिसाब से हम पेशेंट को लेते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, डॉक्टर को लगता है कि नहीं इनको अभी आईसीयू की रिक्वायरमेंट तुरंत है, तो आईसीयू में लेते हैं। और वार्ड में अगर उनको मैनेज कर सकते हो तो फिर वार्ड में लेते हैं। जी, यही है अभी ट्रीटमेंट प्लान और गाइडलाइन प्रोटोकॉल करीब करीब हर हॉस्पिटल की, और हमारी भी यही है। तो आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं और फिर हम कहें बैक टू होम या रिकवरी रेट, देखिए हॉस्पिटल में आ जाना, भर्ती हो जाना, ये बड़ी बात पहले नहीं रही है। हाँ अभी चैलेंज है, लेकिन हॉस्पिटल से सलामत घर लौट जाना ये चैलेंज अभी है। तो ये रिकवरी रेट या बैक टू होम जो आपके यहाँ भर्ती हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो वापस घर चले जा रहे हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि एक स्टडी भी है, आपको भी समझना चाहिए और समझना चाहिए क्या बात हुई कि हाँ वे देर से आए या और कुछ स्थिति थी कि उन्हें आप बचा नहीं पाए। दुख तो आपको भी होता होगा। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए एक पेशेंट भी उनका ख़राब होना या डी करना इस हॉस्पिटल के लिए बहुत ही वो अच्छा बात तो नहीं होता। कोई नहीं चाहता, ना कोई डॉक्टर चाहता उसका पेशेंट ख़राब हो, ना कोई हॉस्पिटल चाहता है। लेकिन अभी के समय में जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है। और कारण स्टार्टिंग में ये भी हुआ कि लोग बहुत जो मेन फेज होता है, क्रिटिकल फेज, उसमें वो लोग हॉस्पिटल आ नहीं पा रहे थे, या तो घर में खुद से अपना देख रहे थे कुछ दवा ववा करके, ये करके, और जब हालत बिगड़ने लगी ज़्यादा तब वो हॉस्पिटल की ओर रश किए। तो उसके चलते भी कुछ हालात शुरू में थे, लेकिन जैसे अगर हॉस्पिटल के पास अगर सही समय पर पेशेंट आ जा रहे हैं तो रिकवरी रेट आप एक तरह से कह सकते हैं 70-30% का है। अच्छा। 70% 100 में रिकवरी रेट है लौटने का। वेंट से भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होकर के वार्ड में गए। वेंटिलेटर से भी लोग लौटे हैं? जी, हमारे यहाँ वेंट से भी पेशेंट आने के बाद, जो कि कहा जाता है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, लेकिन वहाँ से भी पेशेंट ठीक होकर के वार्ड में आज हैं और वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। वार्ड में मैनेजमेंट उनकी हो रही है। तो वो तो है। और सही समय पर अगर इसको अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार का जो वायरस का देखा जा रहा है कि ये 3 से 4 दिन में लंग्स को पूरी तरह से अफेक्टेड कर दे रहा है। घंटों में हो रहा है। अगर आज आपका सुबह में 96-97 सैचुरेशन है, हो सकता है 2-3 घंटे के अंदर में वो 80 पे आ जाए। तो ऐसा भी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा पा रहा है, कोई बाय द बुक नहीं काम हो रहा है हॉस्पिटल्स में भी। तो इसलिए यही सलाह है कि जैसे ही लगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और सारे सिम्टम्स जो हैं वो उसमें परसिस्ट कर रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल जहाँ भी आपको जगह मिले आप वहाँ के लिए रश करें। ये नहीं सोचे कि वहाँ जाना है या वहाँ जाना है, जहाँ जगह मिले, क्योंकि जगह अभी कहीं नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम है बेड। आपका हॉस्पिटल कितना महंगा है? सर, हमारा हॉस्पिटल इसमें कोविड में तो कोई महंगा सस्ता वाला कोई है नहीं। गवर्नमेंट के तरफ से एक गाइडलाइन है
उनका एक कैपिंग है कि आप ये पर डे का उनका है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके हिसाब से उसके अलावा जितनी अगर देखा जाएगा, अगर टैरिफ में तो हमारा कम से कम नहीं भी तो ये हॉस्पिटल की हर चीज़ का रेट पटना में हम दावे के साथ कर सकते हैं कि मिनिमम है। हर हॉस्पिटल से, एक छोटे नर्सिंग होम का भी अगर आप निकाल के देखें और भी बड़े हॉस्पिटलों का भी निकाल के देखते हैं तो हमारा जो रेट है वो एक सबसे मिनिमम ले। अंतिम सवाल, रेमडेसिविर के भरोसे तो नहीं छोड़ दे रहे हैं पेशेंट को कि अब रेमडेसिविर मिला नहीं तो हम क्या करें? नहीं, देखिए रेमडेसिविर के लिए बहुत वेग अभी उसका रेमडेसिविर का इलाज के में उसका कोई अभी प्रूवन ऐसा कोई रोल नहीं है। सरकार के तरफ से भी गाइडलाइन आई है एनएमसीएच के से कि उसका कोई रोल है नहीं। लोग पैनिक हैं, अभी उसके हिसाब से कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग किसी भी पेशेंट को छोड़ नहीं रहे हैं इसके भरोसे ये नहीं है तो हम नहीं कर सकते। जो भी सुविधाएं, जो भी संसाधन हमारे पास हैं वो सारे संसाधनों को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, अंतिम समय तक कर रहे हैं, एंड तक कर रहे हैं सारे हमारे डॉक्टर, हम लोग सब कोई, कि पेशेंट सही हों और सही सलामत घर जाएं। यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस विपदा काल में जो भी मरीज आपके पास पहुंच जाए उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। और ये खुशी की बात है कि आपने कहा कि वेंटिलेटर से मरीज लौट रहे हैं और घर जाने के रास्ते में पहुंच रहे हैं। तो धन्यवाद आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।